जय हिंद। स्वागत है आप सभी का खास शो में। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं यहां पर जिहादी चीफ का गेम ओवर। जिहादी चीफ का गेम ओवर कौन कर रहे हैं? तो यह के सेना आर्मी चीफ। क्यों कर रहे हैं? तो ये जो बीच में मैप है, राखाइन कॉरिडोर से लेकर के और चुनाव तक के मुद्दे हैं यहां पर, और अमेरिकी आर्मी का भी यहां की पहुंच हो गई है। तो बांग्लादेश में बहुत कुछ चल रहा है और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यहां पर फिर से एक तख्तापलट की तैयारी है। आज बांग्लादेश का पूरा विश्लेषण अपने एक्सपर्ट के साथ, और उसके आगे बात करेंगे हम उस शहर की जहां पर बड़ी उम्मीदों, बड़े सपनों के साथ लोग जाते हैं, लेकिन ये शहर सुसाइड कैपिटल बन गया है, कोटा। आखिर क्यों? तो आइए शुरू करते हैं सुर्खियों के साथ। सेना के सूत्रों का बड़ा खुलासा। ऑपरेशन सिंदूर में महिला पायलटों की अहम भूमिका। 170 आतंकियों का खात्मा। भारत के पलटवार में 42 पाक सैनिक ढेर। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने के बाद पूरे फंसे नेताजी। विजय शाह ने फिर मांगी माफी। एक्स पर जारी किया माफीनामा। कहा भाषाई भूल थी, हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मेरी भाषाई भूल, ये मेरी भाषाई भूल थी, हाथ जोड़कर अब सबसे माफी मांगता हूं। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी। बस्तर में 24 नक्सलियों के पुलिस के सामने किया सरेंडर। सक्रिय सदस्य भी शामिल। बीजापुर में भी 9 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। आईएमएफ के बाद अब वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान को मदद पर भारत का विरोध। सूत्रों के हवाले से खबर। मदद के पैसों से हथियार खरीदने का दावा। तुफैल की गिरफ्तारी के बाद सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित था तुफैल। कई पाकिस्तानी लोगों से भी संपर्क होने की बात आई सामने। तो स्वागत आप सभी का। बांग्लादेश में हालात फिर खराब हो रहे हैं। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेशी सेना जनरल वाकरुज्जमा के बीच ठनी हुई है और ये लड़ाई बहुत आगे बढ़ती दिख रही है। सवाल है कि बांग्लादेश में अचानक ऐसा क्या बदला है जिससे देश में सियासी हलचल पैदा हो गई है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख की तरफ से दिए गए बयान को यूनुस सरकार के लिए अल्टीमेटम के तौर पर देखा जा रहा है, और इसके अलावा यूनुस की छवि पर लगातार सवाल क्यों उठ रहे हैं। यूनुस के किन फैसलों को लेकर के विवाद की स्थिति पैदा हो गई है, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या बांग्लादेश में फिर तख्ता पलट होने वाला है। बांग्लादेश में चल रहा उथल पुथल भारत के लिए भी काफी अहम है। तो आज विश्लेषण बांग्लादेश की। मेरे साथ जुड़ेंगे एक्सपर्ट्स, लेकिन सबसे पहले बात बांग्लादेश के भीतर चल रहे इस उठापटक की। असल में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने पर अब विचार कर रहे हैं, ऐसा कहा गया उन्हीं की तरफ से। बांग्लादेश की हालत को समझने के लिए सबसे पहले देखिए इन 2 तस्वीरों को। एक तस्वीर है पिछले साल अगस्त की, जब शेख हसीना सरकार के खिलाफ छात्र सड़क पर उतरे थे और फिर हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। और दूसरी तस्वीर है आज की, जब मोहम्मद यूनुस के इस्तीफा देने की खबर आती है और उसके बाद छात्र सड़क पर उतर आते हैं। हालांकि ये छात्र यूनुस के समर्थन में प्रदर्शन करते बताए जा रहे हैं, लेकिन यह प्रदर्शन जिस राजनीति का हिस्सा है वो है चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख वाकरुज्जमा के बीच का टकराव। और इस टकराव पर बात करें उससे पहले वो खबर आपको बताते हैं जिसके बाद ये छात्र सड़क पर उतरे हैं। असल में बीबीसी की बांग्ला सेवा ने गुरुवार आधी रात को छात्रों के नेतृत्व वाली नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी के प्रमुख नाहिद इस्लाम के हवाले से यह खबर दी कि यूनुस को लगता है कि राजनीतिक दलों के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है और इसकी वजह से काम करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए वो इस्तीफा देने की सोच रहे हैं। गौरतलब है कि नाहिद इस्लाम अंतरिम सरकार में शुरुआत में खुद यूनुस के सलाहकार के तौर पर काम कर चुके हैं। हालांकि इसी साल उन्होंने यूनुस से अलग होकर नेशनल सिटीजन पार्टी बना ली थी और इसी के बाद
ये जब खबर नाहिद हसन के हवाले से सामने आती है तो छात्र सड़क पर उतरते हैं और यूनुस के समर्थन में प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। अब समझिए कि क्यों यूनुस ने इस्तीफे का यह दांव खेला, जिसके बाद प्रदर्शन शुरू हो गया। खबरों के मुताबिक यूनुस के इस्तीफे के दांव के पीछे है सेना प्रमुख वाकरुज्जमा से टकराव और सेना का दबाव लगातार बढ़ रहा है। वजह यह भी है, बांग्लादेशी अखबार ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक सेना प्रमुख जनरल वाकरुज्जमा ने कहा है कि इस साल दिसंबर तक आम चुनाव हो जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के भविष्य की दिशा तय करने का अधिकार केवल निर्वाचित सरकार के पास है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बुधवार को ढाका छावनी के सेना प्रांगण में अधिकारियों को संबोधित करते हुए जनरल वाकर ने कहा कि चुनाव पर उनका रुख नहीं बदला है। बंद कमरे में आयोजित हुआ था यह कार्यक्रम और यहां पर कई सेना के बड़े अधिकारी मौजूद थे। सेना प्रमुख ने कहा कि चुनाव राखाइन मालवीय गलियारा, ये राखाइन मालवीय गलियारा को समझिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा बना है, इस पर हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन जो सेना प्रमुख ने कहा है कि चुनाव का मुद्दा, राखाइन मालवीय गलियारे का मुद्दा, बंदरगाह के संचालन का मुद्दा और सुधार के उपाय और भीड़ की हिंसा, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातें रखी। म्यांमार के राखाइन राज्य में मानवीय गलियारे के बारे में चर्चा के पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोई भी फैसला निर्वाचित सरकार से आना चाहिए और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। किसी भी कार्रवाई में राष्ट्रीय हित पहले आना चाहिए। ये सेना प्रमुख की बातें हैं, जरा गौर से सुनिएगा। जो कुछ भी किया जाए वो राजनीतिक सहमति से निर्देशित हो। उन्होंने भीड़ हिंसा के खिलाफ कड़ी चेतावनी भी जारी की और सेना प्रमुख ने कहा कि सेना सार्वजनिक अव्यवस्था पर कड़ा रुख अपना रही है। सेना प्रमुख ने कहा कि जन आंदोलन के नाम पर हिंसा और अराजकता अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चटगांव बंदरगाह पर भी बोले सेना प्रमुख और न्यू मोरिंग कंटेनर टर्मिनल के विदेशी प्रबंधन पर हाल में हुई बहस को संबोधित करते हुए जनरल वाकर ने कहा कि ऐसे मामलों पर निर्णय लेने में सार्वजनिक परामर्श शामिल होने चाहिए, यानी कि चुनी हुई सरकार फैसला करे। यह सरकार कौन सी होती है ऐसे फैसले करने वाली? आगे कहते हैं कि स्थानीय लोगों और राजनीतिक नेताओं की राय इस पर अहम है। ऐसे फैसले सियासी राजनीतिक सरकार के माध्यम से लिए जाने चाहिए। अंतरिम सरकार की सुधार पहलों के बारे में बात हुई तो जनरल वाकर ने कहा कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि क्या कोई सुधार भी हो रहे हैं और ये कैसे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले पर उनसे परामर्श भी नहीं लिया गया है, न ही उनसे कोई सलाह मांगी गई। लेकिन बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर शायद अलग एजेंडे में लगे हुए हैं। बांग्लादेश की उनको चिंता कम है और अपने एजेंडे की ज्यादा है और शायद यही वजह है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथ हावी है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा चरम पर है और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और भारत से रिश्ते खराब करने का दौर लगातार जारी है। सुनिए क्या कहते हैं इन तमाम हालातों पर भारत के पूर्व NSA MK नारायणन। I don't know what's happening in Bangladesh. I don't know whether anybody knows what's really happening in Bangladesh today. I hope that the president or tentative president is frustrated because he's not able to come to terms with what is taking place inside Bangladesh. As I said in my talk just now, I think India and Bangladesh have to be friends, not merely friends, they need to be extremely close friends. And I do hope that efforts will be made to improve relations between India and Bangladesh. तो नारायण साहब जो कह रहे थे लब्बो लुबाब, उसका मैं बता दूं हिंदी में कि वो उनका यही कहना था कि बांग्लादेश में जिन काम को करने के लिए यूनुस साहब आए वो काम वो कर नहीं पा रहे हैं। उसके उलट जो बात फैसले वो ले रहे हैं उससे भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव पैदा हुआ है। बांग्लादेश में हालात खराब होते जा रहे हैं और इस वक्त जो तमाम स्थितियां पैदा हो रही हैं वो इन्हीं सब के नतीजे हैं। आगे क्या होगा, अमेरिकी सेना यहां पर क्यों पहुंची है और राखाइन का जो मामला है वो क्या है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले संजीव श्रीवास्तव साहब विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, स्वागत आपका करते हुए, ये जो बांग्लादेश में ताजा हालात पैदा हुए हैं, क्या ये जो जिहादी चीफ साहब हैं उनकी विदाई का वक्त आ गया है क्या? क्योंकि तेवर तो कड़े हैं अब वाकर साहब के। जी अजय जी, बिल्कुल मेरे असेसमेंट के मुताबिक भी जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के जो मुखिया मोहम्मद यूनुस की जो विदाई का जो वक्त है वो अब नजदीक आता दिखाई दे रहा है और उनके पैरों के जो तले जो जमीन है वो खिसकती जा रही है। जाहिर है कि मोहम्मद यूनुस ने अपनी अंतरिम सरकार के दायित्वों का जो निर्वहन है
वो ठीक तरीके से नहीं किया है। उनकी यह जिम्मेदारी थी कि वो बांग्लादेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ करें, वहां पर जो कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करें, वहां पर जो हिंदू अल्पसंख्यकों और अन्य अल्पसंख्यकों के ऊपर जो हो रहे जो हमलों को रोकें, और उसके साथ साथ जल्द से जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कराने के वातावरण को बनाएं। ये उनकी जिम्मेदारी थी। ये जो सरकार है, अंतरिम सरकार है, ये निर्वाचित सरकार नहीं है, ये गैर निर्वाचित सरकार है। और जाहिर है कि इसका जो मैंडेट था बहुत ही लिमिटेड था, बहुत ही थोड़े समय के लिए इसको रखा गया था। लेकिन जिस तरीके से सत्ता लोलुपता की वजह से वो इलेक्शंस रिफॉर्म्स इत्यादि का बहाना देकर के इस पूरे इलेक्शंस के कराने की जो प्रक्रिया को टालने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब वहां के लोगों को स्वीकार नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि अब वहां की सेना को ये जो टाल मटोल का जो उनका रवैया है अब स्वीकार नहीं होगा। और मेरा स्पष्ट रूप से यह मानना है अजय जी कि बांग्लादेश में जो बांग्लादेश की सेना और उनके अध्यक्ष जनरल वकारुज्जमान है, वो बेहद संतुलित, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरे शख्सियत है। और उन्होंने अब पहले भी हालांकि अपने असंतोष को उन्होंने व्यक्त किया था कि 6 महीने तक हम आपका इंतजार करते रहे और आपने कोई संतोषजनक कार्य नहीं किया है। और अब जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उन्होंने ये कहा है कि दिसंबर तक इलेक्शंस हो जाने चाहिए, तो ऐसे में ये जो सेना और अंतरिम सरकार के बीच का जो टकराव है वो आने वाले समय में बढ़ सकता है। और मोहम्मद यूनुस के लिए ये बिल्कुल उनके लिए यही बुद्धिमत्तापूर्ण होगा कि वो जल्द से जल्द वहां पे इलेक्शंस को कराने के लिए फ्री एंड फेयर जो वातावरण को तैयार करें, एक टाइम लाइन सेट करें। ये जो विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, इनकी भी मांग ये है कि ये इलेक्शंस को कराना चाहते हैं। और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का एक बड़ा प्रदर्शन भी हुआ है। और सबसे बड़ी बात की जो सेना के अध्यक्ष ने भी स्वयं जब इस बात को कहा है, तो ऐसे में मोहम्मद यूनुस के पास कोई चारा नहीं बचता कि वो इलेक्शंस कराए। लेकिन यही है कि उनके पार्टी के भी तेवर, उनकी कुर्सी है जा सकती है। जी संजीव जी, लेकिन पार्टी के भी तेवर अभी भी कम नहीं हो रहा है। यूनुस साहब की जो सलाहकार हैं वो जो बयान दे रहे हैं, यूनुस साहब का भी तेवर कम होता नजर नहीं आ रहा है। मैं आपको आगे ये भी दिखाऊंगा, लेकिन जो हमने बताया सेना प्रमुख ने जो अहम बातें कही है उससे साफ तलखी तो उभर कर सामने आ ही गई है। अल्टीमेटम की भाषा में उन्होंने बहुत सारी बातें जो हमने आपको दिखाई है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं। लेकिन सेना प्रमुख के इन्हीं बयानों के बाद यूनुस की ओर से इस्तीफे की बात भी कही गई है और जिसके बाद उथल पुथल शुरू हो गई। लेकिन असल में इस घटनाक्रम की मुख्य वजह बना है रखाइन कॉरिडोर, जिसे ब्लडी कॉरिडोर भी यहां पर कहा जा रहा है। इसकी घोषणा, अब इसको समझिए कि ये क्या है रखाइन और क्यों इसको लेकर के इतना बड़ा बवाल शुरू हो गया है। इसकी घोषणा दरअसल बांग्लादेश के विदेश सलाहकार ने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तावित किया था और बांग्लादेश की सेना इस कॉरिडोर को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मान रही है। अब यहीं से टकराव शुरू हो जाता है। बांग्लादेश की जो मौजूदा अंतरिम सरकार है उसके सलाहकार जाकर के यूएन में कहा आते हैं कि हम बनाना चाहिए, हमें बनाएंगे, और सेना कहती है कि ये तो गलत है, ये देश के साथ समझौता होगा। सेना का कहना है कि सेना अंतरिम सरकार के बीच में ये टकराव इसके बाद खुलकर सामने आ गए हैं। तो अब ये कॉरिडोर क्या है, जरा इसको समझिए। आइए आपको बताता हूं मैं कि कैसे ये कॉरिडोर बना है। इस वक्त में सारा फ्लैश पॉइंट जो है सेना और सरकार के बीच में, यानी कि सेना और सरकार के बीच का ये आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश है और म्यांमार है और यहां पर रोहिंग्या की समस्या है। ये यहां अराकान आर्मी, एक विद्रोही आर्मी यहां पर काम कर रही है और उन तक मदद पहुंचाने के लिए कुछ हमास के तर्ज पर एक कॉरिडोर बनाने की बात कह रहे हैं जनाब यूनुस साहब। वो कह रहे हैं कि एक कॉरिडोर बना के मानवीय सहायता उन तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन वकारुज्जमान कह रहे हैं कि ये तो हो जाएगा कि ये एक एक्सेस हो जाएगा, रास्ता पहले से ही ये तमाम जो यहां से विद्रोही हैं बांग्लादेश में आते रहे हैं और अब ज्यादा आएंगे, ये देश की संप्रभुता के साथ खतरा होगा और इससे देश का बड़ा नुकसान होगा। तो इसी बात को लेकर के इस वक्त अब इसके पीछे जो है कहा जा रहा है कि यूनुस साहब का अपना एजेंडा है। कई जानकार मानते हैं कि उनका एजेंडा है वो एजेंडा जिन्होंने उनको सत्ता में बिठाया। इसके रास्ते अमेरिका यहां पर घुसपैठ भी करना चाह रही है, यह भी कहा जा रहा है। अमेरिका ही दबाव बना रहा है इसको लेकर के, ये खुद ये मान रहे हैं यूनुस साहब। और अमेरिका और कई तरीके से यहां पर घुसपैठ की कोशिश कर रही है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां भी अमेरिका का दांव है और इसी वजह से इस बात को समझ रहे वकार साहब और वो इस पर विरोध कर रहे हैं। तो ये जो तस्वीर है आप देख रहे हैं
ये वहीं की है। तो आप ये पूरे मैप से समझ सकते हैं कि बांग्लादेश कहाँ है, म्यांमार कहाँ है, और ये एक पूरा कॉरिडोर जो बनाने की दोनों कंट्री के बीच में कोशिश है। और यहाँ पर अमेरिका की एंट्री और अमेरिका यहाँ आकर के बैठ सकता है, ये एक मुद्दा है जिसको लेकर के ये टकराव का दौर चला गया है। तो दरअसल ये कॉरिडोर बांग्लादेश के चटगांव से म्यांमार के रखाइन राज्य तक है, प्रस्तावित है। एक मानवीय सहायता गलियारा है और इसका मकसद गृह युद्ध और भूकंप से प्रभावित म्यांमार वासियों तक राहत पहुंचाने का कहा जा रहा है। लेकिन सेना का मानना है कि इससे देश की संप्रभुता और आंतरिक सुरक्षा को खतरा होगा, और सेना प्रमुख का आरोप है कि रखाइन कॉरिडोर प्रस्ताव पर सेना से सलाह नहीं लिया गया। इसके बाद सेना ने इस कॉरिडोर को बांग्लादेश को म्यांमार के गृह युद्ध में घसीटने की कोशिश भी बताया और इसे रेड लाइन करार दिया। यूनुस सरकार की दलील है कि इस योजना को अमेरिका के दबाव में वो आगे बढ़ा रही है ताकि वो क्षेत्रीय राजनीतिक लाभ ले सके। अमेरिकी राजनीतिज्ञों ने हाल ही में सेना प्रमुख से मुलाकात भी की थी, लेकिन वो उन्हें मनाने में सफल नहीं रह पाए। तो छात्र संगठनों और विपक्षी दलों के प्रदर्शन के बीच यूनुस सरकार पर लगातार चुनाव को टालने और सत्ता में बने रहने के भी आरोप लग रहे हैं, और यह भी मुद्दा बार बार सेना प्रमुख उठा रहे हैं। सेना के खुले विरोध और जन दबाव के चलते मोहम्मद यूनुस खुद को बंधक जैसा भी महसूस कर रहे हैं। अगस्त 2024 में सत्ता में आए यूनुस से जनता को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन 9 महीने के भीतर लोकतंत्र, सुरक्षा और कूटनीति से जुड़े मुद्दों ने उनकी सरकार की नींव हिलाकर रखती है। और इस सब के बीच में जो उथल पुथल चल रहा है, तो यहां के सेंट मार्टिन आइलैंड भी एक बड़ा फैक्टर है यहां पर, और इसके पास अमेरिकी सेना बांग्लादेश आर्मी के साथ मिलकर के इस वक्त मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और इसी आइलैंड के कारण शेख हसीना की सरकार गिरी थी। अमेरिका सेंट मार्टिन आइलैंड पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। इसी आइलैंड को कब्जाने के लिए अमेरिका पर शेख हसीना को सत्ता से हटाने का आरोप है। अमेरिकी सेना कॉक्स बाजार एरिया में एक्सरसाइज अब कर रही है। यह मिलिट्री एक्सरसाइज अगले महीने बड़े स्तर पर अमेरिका बांग्लादेश के बीच होने वाला है। अमेरिका इस इलाके से म्यांमार, भारत, चीन और मलक्का स्ट्रीट के व्यापार पर नजर रखना चाहता है। भारत में रह रही शेख हसीना ने खुद कहा है कि वहां यानी कि बांग्लादेश में जो भी हालात हैं वो एक आइलैंड की वजह से है, यानी यही सेंट मार्टिन आइलैंड। और इस दौरान उन्होंने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए, कहा कि अगर उनकी सरकार सेंट मार्टिन आइलैंड को अमेरिका को पहले ही सौंप दिया होता तो आज उनकी सरकार सत्ता में बनी रहती और वहां शायद ये हालात नहीं बनते। और आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार सत्ता से हटाई गई थी। व्यापक छात्र आंदोलन हुआ था। जन विरोध प्रदर्शनों के बीच उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और उनको देश छोड़कर भारत में शरण लेना पड़ा था। इसी के बाद डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ और हसीना के तख्तापलट के पीछे अमेरिका के डीप स्टेट का हाथ बताया जाता था, जिसके पीछे मकसद यही आइलैंड रहा है। और इसमें तत्कालीन जो बाइडेन की सरकार का भी रोल बताया गया। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बाइडेन के करीबी माने जाने वाले मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया बना दिया गया था, जो अब उसी एजेंडा को पूरा करते नजर आ रहे हैं अमेरिकी सेना को यहां पर ला करके। संजीव श्रीवास्तव साहब, तो ये जो सारा किस्सा काफी उलझा हुआ सा कई लोगों को लग सकता है, लेकिन आप जरा सुलझा करके बता दीजिए संक्षेप में कि ये कितना बड़ा प्रपंच चल रहा है बांग्लादेश के भीतर। देखिए अजय जी, मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि ये जो बांग्लादेश का जो घटनाक्रम है, जो पिछले वर्ष अगस्त से शुरू हुआ, वो एक गहरी साजिश का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस साजिश में जो कट्टरपंथी हैं, जो रेडिकल इस्लामिस्ट, अतिवादी, आतंकपरस्त ताकतें हैं, वो तो शामिल हैं ही। साथ ही साथ इसमें जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो भी इन्वॉल्व है, और पाकिस्तान का डीप स्टेट उसमें इन्वॉल्व है। और एक मल्टीपल फ्रंट से बांग्लादेश के जो उत्थान और विकास को रोकने की, वहां के लोकतंत्र को जाहिर है कि एक गहरी क्षति पहुंचाने के उद्देश्यों से, और वहां पर अपने दबदबे को, अपने प्रभाव को और बांग्लादेश की टेरिटरी को अपने हितों के लिए इस्तेमाल करने की जो साजिशों के तहत ये जो पूरी जो घटनाक्रम है वहां पर रचा गया है। और जो आपने अभी चर्चा किया कि जो रखाइन कॉरिडोर है उसको वहां की सेना इसको एक ब्लडी कॉरिडोर का नाम दे रही है। जनरल वकारुज्जमान ने इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि इस तरीके का कोई कॉरिडोर बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये कॉरिडोर जो है वो बांग्लादेश की संप्रभुता के लिए खतरा पैदा कर सकता था। और इस संदर्भ में अब ऐसी लेटेस्ट रिपोर्ट है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, क्योंकि सेना उसे सपोर्ट नहीं कर रही है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का भी इसमें विरोध है, जो अनेक कुछ अन्य पार्टीज हैं वो भी इसका विरोध कर रही है। तो बांग्लादेश के अंदर इस रखाइन कॉरिडोर को
जो कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर का नाम तो अवश्य दिया जा रहा था, लेकिन जैसा कि जनरल जमान ने कहा कि ये ब्लडी कॉरिडोर साबित होगा। ये बांग्लादेश के संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करेगा। महाशक्तियों का इंटरवेंशन का ये केस बन जाएगा। और बांग्लादेश के जो, जैसा कि मैंने कहा कि जो चीफ है, आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान, वो बेहद विवेकपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण लीडर हैं, और वो मिलिट्री लीडरशिप तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ देश की जो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं उसको भी वो अच्छी तरह से समझते हैं। और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि बांग्लादेश में जो फॉरेन पावर्स के, खासकर जो मेजर पावर्स के जो इंटरवेंशंस हैं, उससे बांग्लादेश को बचना होगा। और वही एग्जैक्टली जो बांग्लादेश की सेना के जो प्रमुख हैं, उन्होंने ये कहा है कि यदि इस तरीके का कॉरिडोर बनाया जाता है तो इसकी आड़ में अमेरिका जैसी जो महाशक्तियां हैं, जो मेजर पावर्स हैं, वो बांग्लादेश के आंतरिक विषयों पर इंटरवीन करेंगे। सेंट मार्टिन आइलैंड पे खतरे पैदा हो जाएंगे, और जिसको लेकर के शेख हसीना पहले ही अपनी गहरी चिंता व्यक्त कर चुकी है, एक व्हाइट मैन का जिक्र किया करती थी। लेकिन ऐसा लगता है कि वर्तमान समय में भी अमेरिका की जो मंशा है ट्रंप प्रशासन के दौरान, वहां का जो अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो अभी भी इसको लेकर के एक्टिव है। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश मल्टीपल फ्रंट पर चैलेंजेस को डील कर रहा है। कट्टरपंथियों का तो चैलेंज है ही, साथ ही साथ उसकी जो टेरिटरीज हैं उसके ऊपर भी बड़े चैलेंजेस हैं। और लेकिन अच्छी बात यह है कि वहां की जो सेना है, वहां के जो प्रमुख जो दल हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि बांग्लादेश के ऊपर किस तरीके के खतरे हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए वो अपने रिजर्वेशंस को भी व्यक्त कर रहे हैं, अपनी रेसिस्टेंस को भी व्यक्त कर रहे हैं। जितेंद्र तिवारी जी भी जुड़ गए हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार संजीव जी। जितेंद्र जी, तो भारत ने भी कही थी ये बात कि चुनाव जल्द से जल्द हो तो बेहतर है। पीएम मोदी ने साफ साफ कहा था जब मिले थे यूनुस साहब से, लेकिन ये टालते रहे हैं। अब सेना भी ये बात कह रही है कि आप बड़े फैसले, चाहे रखाइन हो या सेंट मार्टिन आइलैंड हो, नहीं करिए जब तक कि चुनी हुई सरकार नहीं आती है। लेकिन भारत सिर्फ ये कह के चुप बैठ सकता है, या भारत को और भी कुछ करना होगा? क्योंकि भारत के पड़ोस में बहुत कुछ चल रहा है जो भारत के हित में नहीं है। निश्चित तौर पे अजय जी, कोई भारत केवल मूक दर्शक नहीं रह सकता जब उसके अड़ोस पड़ोस में सब जगह कुछ उथल पुथल मची हुई हो। भारत बहुत तरीके की कूटनीतिक चीजें करता है और करता रहेगा। और उसके जो हमारे जो राजदूत हैं, या बाकी अभी कुछ दिनों पहले जब आपने देखा होगा कि चाइना ने नेपाल के प्रमुख को भी बुलाया और बांग्लादेश वालों को भी बुलाया, तो हमारे सिर पर जो सवार है चाइना, उसकी नजर भी बांग्लादेश पर है। वो भी चाहता है कि बांग्लादेश में कुछ उसका स्टेक बना रहे। ऐसे में भारत मुक्त दर्शक नहीं रहता है। भारत हमेशा से कुछ ना कुछ कोशिशें करता है। और निश्चित तौर पे देखिए, जब शुरू में शेख हसीना यहाँ आई थी तो बहुत हल्ला हुआ, बवाल हुआ, और ये हुआ कि उनको वापस ले जाएंगे। अब आप देखिए, कोई मांग आज तक अब कोई सुनाई नहीं देती। शेख हसीना कहीं भारत में ही कहीं सेफ प्लेस पे है, कहीं नहीं गई। लेकिन अब वो कोई मुद्दा नहीं रह गया वहां पे, क्योंकि एट लास्ट भारत फिर चाहेगा कि बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता आए, क्योंकि कोई भी चुनी हुई सरकार किसी चुनी हुई सरकार से ही बात कर सकती है। भारत का प्रधानमंत्री बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से ही बात कर सकता है। चीफ एडवाइजर ये कुछ समय के लिए है। सेना प्रमुख से बात करने जाएगा तो हमारा सेना प्रमुख जाएगा। तो अगर वहां कुछ चीजें राजनीतिक तौर पे स्थिर होती हैं, वहां चुनाव के लिए वहां की जनता मांग ठीक बात है, पाकिस्तान, और तो वो एक भारत के लिए फायदेमंद स्थिति है साफ तौर पे। ठीक है। और लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के यूनुस साहब के खेमे की तरफ से क्या बातें आ रही है सामने में? वो भी यूं इतनी आसानी से अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। बहुत सारी ताकतें, जैसा संजीव जी बता रहे थे, हमने आपको बताया, बहुत सारी ताकतें हैं जिसके हाथों में यूनुस साहब खेल रहे हैं। तो ढाका ट्रिब्यून ने लिखा है कि यूनुस सरकार की पर्यावरण सलाहकार सईदा रिजवाना हसन ने आज कहा कि अंतरिम सरकार ने देश चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव कराने के लिए नहीं ली है। ढाका विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए रिजवाना ने कहा कि गुरुवार को सलाहकार परिषद की बैठक के बाद हमने व्यापक चर्चा की। हमारे पास 3 महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। अब जरा इस पर गौर कीजिएगा। सुधार, न्याय और चुनाव। चुनाव सबसे आखिर में, पहले तो सुधार कर लेंगे। हमने सिर्फ चुनाव कराने के लिए ये जिम्मेदारी नहीं ली है। सलाहकार ने कहा कि दिसंबर से जून के बीच चुनाव होंगे, इसमें एक दिन भी देरी होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए इस बारे में अटकलें लगाना बेहतर नहीं होता। अब बार बार कहा जा रहा है कि चुनाव के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। कुछ प्रमुख जिम्मेदारियां विशिष्ट महीनों से जुड़ी हुई हैं और मुख्य सलाहकार और सलाहकार परिषद उसी के अनुसार
काम कर रहे हैं। संजीव जी, तो ये तो दो टूक ताल ठोका जा रहा है यूनुस साहब के खेमे से भी कि जो समय सीमा तय कर रहे हैं वकार साहब, उस पर नहीं बल्कि चुनाव तभी होगा जब हम कह रहे हैं, यानी कि जून के आसपास। नहीं, देखिए, ये जो एक टाल मटोल किया जा रहा है और ये बिल्कुल स्पष्ट है। कई बार वो रिफॉर्म्स की बातें करते हैं, फिर वो ये भी मोहम्मद यूनुस के खेमे के तरफ से ये बातें आती हैं कि जब तक पूरे रिफॉर्म्स नहीं हो जाएंगे, टोटल और कंप्लीट रिफॉर्म्स नहीं हो जाएंगे, तब तक चुनाव नहीं कराएंगे। और कभी वो लिमिटेड रिफॉर्म्स की बातें करते हैं। तो इस तरीके का जो रवैया है, उससे बांग्लादेश के जो हालात हैं और बिगड़ते जाएंगे। बांग्लादेश में ये जो सरकार है, जो कि गैर निर्वाचित सरकार है, ये बड़े फैसले लेने का अधिकार नहीं रखती है, चाहे वो चाइना से संबंध हो, चाहे वो पाकिस्तान से संबंध हो। समय कम हो रहा है संजीव जी, एक छोटे से रिएक्शन जितेंद्र जी से भी आखिर में लेना चाहूंगा। तो जो आपने कहा कि ये बड़े सरकार फैसले लेती है, और यही बात वकार साहब कह रहे हैं, जितेंद्र जी, कि आप संप्रभुता से सुरक्षा समझौता कर रहे हैं, आप कोई सुधार वुधार कर नहीं रहे हैं, ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है, तो आप क्यों सत्ता में रहे? तो क्या ये तख्ता पलट के संकेत हैं क्या? नहीं, तख्ता पलट जैसी संभावनाएं कम दिखती हैं मुझे, क्योंकि बांग्लादेश की स्थिति पाकिस्तान से थोड़ी भिन्न है। पाकिस्तान की जो सेना है वो थोड़ी ज्यादा दबाव वाली है, बांग्लादेश में उस तरह की हरकतें कम होती हैं। लेकिन ये निश्चित है कि जो यूनुस हैं उनको जाना पड़ेगा अब, क्योंकि जैसे जैसे दबाव बढ़ रहा है, सेना के दबाव को वो झेल नहीं सकते, क्योंकि वो एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। कभी से भी आप भी जानते हैं, वो तो एक एकेडमिक आदमी रहे हैं, तो उनको जितनी राजनीतिक समझ होनी चाहिए वो राजनीतिक समझ उनके पास शायद नहीं। तो साफ तौर पे आप देखना होगा, दिलचस्प हो गया है इसी सब के बीच में कि आखिर बांग्लादेश में अब आगे क्या होता है, क्योंकि बांग्लादेश में इस वक्त कह सकते हैं आप कि बॉइलिंग पॉट बन गया है बांग्लादेश, और बहुत सारी ताकतें आपस में टकरा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, जितेंद्र जी, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कुछ ही पलों में हम बात करेंगे कि तमाम उम्मीदों, महत्वाकांक्षाओं के साथ, एम्बिशन के साथ, सुपर माइंड्स जो होते हैं हमारे देश के, वो जाते हैं खोटा, लेकिन मौत क्यों गले लगाते हैं? क्यों साल दर साल तस्वीर नहीं बदल रही है? कुछ ही पल। अधूरे सपने का अवसाद